नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एफकैट 1 2021 और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए मैं आपको स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन यहां पर यूट्यूब चैनल और डिफेंस मास्टर ऐप पर करवा रहा हूं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका ये पार्ट नंबर 4 है जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक जीके के पहले टोटल मैंने 3 सेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं उनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप लोग उसका भी यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा वो वीडियोस, क्योंकि वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग यहाँ पर इस सेशन पे बात करेंगे तो आज हम यहाँ पर कुछ मिसलिनियस जीके के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कुछ मिक्स जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपके रिटन एग्जामिनेशन की और एसएसबी प्रिपरेशन की यहाँ पर क्लासेस जो हैं वो लाइव चलती हैं। एसएसबी का हमारा जो नया बैच है ये 21 जनवरी 2021 से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वॉज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसमें हिंदी में स्पीच देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर मोरारजी देसाई। आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन का जो फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर देखने को मिलेगा और सेंट फ्रांसिस्को जो डिक्लेरेशन है उसके तहत यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन के बाद इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। टोटल फाउंडिंग मेंबर जो थे वो 51 थे, जिसमें आपको एक इंडिया भी पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरीट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क में जो है वो यूनिसेफ, ठीक है, का भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो यहाँ पर होती है ना, इसको हम यहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे इसकी सिक्योरिटी काउंसिल होती है, ठीक है, उसमें आपको टोटल जो मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो होते हैं 15, 5 मेंबर्स प्लस 10 मेंबर्स। 5 जो मेंबर्स होते हैं ये आपके परमानेंट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो परमानेंट बेसिस पे जिनको यहाँ पर मेंबरशिप मिली हुई है, जिसमें आपको यूएस मिलेगा, यूके मिलेगा, ठीक है, रशिया मिलेगा, फ्रांस मिलेगा और चाइना मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है ये 5 परमानेंट जो मेंबर्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे और जो 10 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका जो टर्म होता है ये 2 साल का होता है। अभी इंडिया जो है ये आपको नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अगर हम इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसमें आपको चाइनीज देखने को मिलेगा, इंग्लिश देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद रशियन एक लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती है, ठीक है, फिर फ्रेंच यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, फिर इसके बाद स्पेनिश जो एक लैंग्वेज है वो यहाँ पर यूज करी जाती है और लास्ट में जो एक लेटेस्ट यहाँ पर लैंग्वेज यूज करी जाती है वो है आपकी अरेबिक। ठीक है, तो लेटेस्ट जो लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की ये आपको अरेबिक यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था ये ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर से थे, मध्य प्रदेश से। 25 दिसंबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस डे यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में अगर यहाँ पर बात हो रही है तो मैं आप लोगों को भारत रत्न जो अवार्ड है उनके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया है और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो भारत रत्न अवार्ड जो टोटल लोगों को दिया गया है वो कितने लोग हैं, वो है 48 और पहली बार इसको 1954 में यहाँ पर दिया गया था। इसको किसको दिया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। ठीक है, जिनको हम राजा जी भी यहाँ पर कहते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, जिनके बर्थ एनिवर्सरी को हम टीचर्स डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। और सीवी रमन जो है इनको 1930 का यहाँ पर नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, 1930 जो नोबेल प्राइज है वो यहाँ पर इनको दिया गया था। ठीक है, स्कैटरिंग के ऊपर इनका सीवी रमन इफेक्ट जो है वो स्कैटरिंग के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे 2015 में किसको दिया गया था, तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहाँ पर दिया गया और इनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय
जिनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, महामना। ठीक है, इनको यहाँ पर कहा जाता है महामना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अभी जो लेटेस्ट में 2019 में यहाँ पर दिए गए हैं, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 3 लोगों को दिया गया है। पहले तो जो है ये है नानाजी देशमुख, ठीक है, सोशल वर्कर नानाजी देशमुख को दिया गया है। और उसके बाद फिर दूसरे जो है इनको बोला जाता है प्रणब मुखर्जी, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया है ना। और जो लास्ट वाला यहाँ पर तीसरा है, ये हम बोलते हैं भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका को भी यहाँ पर जो है वो भारत रत्न यहाँ पर दिया गया है। तो ये 3 लोग जो है ये लेटेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करेंगे तो 1998 में पोखरण 2 यहाँ पर हुआ था, जिसके ऊपर परमाणु जो मूवी बेस्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर ऑपरेशन का नाम था, इसको बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति जो है ये आपको पोखरण टेस्ट 2 नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर पोखरण 1 के बारे में बात करेंगे तो पोखरण 1 जो यहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका 1974 में। ठीक है, और इसका जो कोड नेम यहाँ पर है ये क्या है, ये आपको स्माइलिंग बुद्धा जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा यहाँ पर दिया था, जिसको हम बोलते हैं जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान। ठीक है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं ये हमारे लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट कौन थे, ये थे सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल जो हैं वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात यहाँ पर नहीं करी गई है। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सो अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव निशान पाकिस्तान द बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको हम निशान पाकिस्तान कहते हैं, वो कौन से भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। मोरारजी देसाई को दिया गया है, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंदिरा गांधी। आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है ये है मोरारजी देसाई। ठीक है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये हमारे 4th प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न, ये दोनों चीजें जो हैं ये किसको दी गई हैं, ये मोरारजी देसाई को मिली हुई है। ठीक है, निशाने पाकिस्तान भी है और भारत रत्न भी है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पर भारत रत्न के बारे में बात करेंगे तो केवल 2 फॉरेनर को यहाँ पर दिया गया है। पहले जो फॉरेनर है उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, एक तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके फ्रंटियर गांधी, ये भी इनको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है जिनको भारत रत्न यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया था नेल्सन मंडेला को। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इनको भी यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, 1978 में एक एक्ट यहाँ पर निकलकर सामने आया था, जिसको हम बोलते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल जो हमारे राइट थे उनसे यहाँ पर हटा दिया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से यहाँ पर हटा दिया गया था। अगर हम यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कब आया था, वो आया था 1976 में। इसके तहत 3 शब्द जो हैं वो हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए थे, सोशलिस्टिक या सोशलिस्ट आप यहाँ पर कह सकते हो। एक तो आपका सोशलिस्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा टर्म है यहाँ पर उसको हम बोलेंगे सेकुलर। ठीक है, और उसके बाद फिर जो तीसरा वाला है उसको हम यहाँ पर कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में एग्जामिनेशन में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। ठीक है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ही यहाँ पर ऐड करी गई थी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनको यहाँ पर ऐड किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है मोरारजी देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो मल्लिका साराभाई हैं वो इनमें से कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है।
सोशल सर्विस, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस या फिर स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो मल्लिका साराभाई जो है ये क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इनका जो डांस यहाँ पर है वो कौन सा है, वो है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, और भरतनाट्यम जो है वो क्लासिकल डांस कहाँ का है, वो आपको तमिलनाडु का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो विक्रम साराभाई जी हैं उन्हीं की फैमिली से हैं ये। ठीक है, और विक्रम साराभाई जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके ऊपर भी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, ठीक है, उसके जनक यहाँ पर ये कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, वो कहां पर है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा केरला में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे दूसरे के बारे में, तो वो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। और सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है ये कहां पर है, ये आपको मिलेगा श्री हरिकोटा। ठीक है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, इसलिए ध्यान रखिएगा। सतीश धवन, एस मतलब एस, तो सतीश धवन जो है श्री हरिकोटा में है, और विक्रम साराभाई जो है ये आपको केरला में यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत की तरफ से जो पहली सैटेलाइट यहां पर छोड़ी गई थी, फर्स्ट सैटेलाइट, ये कौन सी थी, तो अगर हम फर्स्ट सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो थी ये पहली सैटेलाइट थी जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एक यहां पर लॉन्चिंग व्हीकल होता है जिसको हम बोलते हैं PSLV। ये क्या होता है, ये होता है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक होता है आपका GSLV जिसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे फर्स्ट स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको थुम्बा में। ठीक है, थुम्बा कहां पर है, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये हो गया आपका इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, ये आपको एस्टेब्लिशमेंट इसका कब देखने को मिला, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये 1962 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ पर इंडिया और चाइना की यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। ठीक है, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें क्या है कि चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, और जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे अच्छी तरीके से, तो आपको चीजें जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक बात और ही ध्यान रखिएगा, मल्लिका साराभाई जो है ना, ये विक्रम साराभाई जी की डॉटर है। ठीक है, इनकी ये बेटी आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। और जो मृणालिनी साराभाई थी, ठीक है, वो भी आपको एक डांसर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी एक क्लासिकल डांसर थी। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि बेटी का पूछ ले क्वेश्चन में, फिर उसके बाद माता जी का अगले साल यहाँ पर पूछ ले। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज गिवन बाई, जो ये नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नाम यहाँ पर किसने दिया था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, या फिर महादेव गोविंद रनाडे। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहले नाम था ना, वो था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, ये हो गया आपका इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, एक तो आपको ये चीज यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। फाउंडेशन कब हुआ था, 1885 में यहाँ पर हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। उस टाइम पीरियड पर जो वॉइस रहे थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और A.O. ह्यूम जो थे ये लाइफ टाइम सेक्रेटरी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो जब तक ये आपको देखने को मिलेंगे, ये लाइफ टाइम सेक्रेटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, अब उसके बाद जो ये नाम दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। ठीक है, जिनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
ये हो गए आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपसे बता देता हूं। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे अब यहां पर क्या था कि जो बॉम्बे में इसका सेशन हुआ था पहला वाला, ठीक है, पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था और व्यंकेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, ये इसके पहले प्रेसिडेंट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में अगर आप बात करोगे तो इनका नाम क्या है, इनका नाम आपको देखने को मिलेगा एनी बेसेंट, ठीक है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी बात यहां पर हो रही है फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कौन थी, ये थी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में डायरेक्टली यहां पर पूछा जा सकता है। और जो तीसरा यहां पर है फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट। तो पहले नॉन इंडियन जो प्रेसिडेंट यहां पर थे वो कौन थे, वो थे आपके जॉर्ज यूले, ठीक है। तो जॉर्ज यूले जो थे ये पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे। तो ये सब चीजें आपके एफकेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि भाई इसमें जो भी यहाँ पर लोग थे, ठीक है, जिनको भी यहाँ पर बनाया गया था, इनका ईयर क्या था, ये कौन से सेशन में थे। कई बार लोगों के मन में ये आता है क्वेश्चन कि सर मतलब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से, सारे हमको याद करने की जरूरत है क्या। देखिए सारे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब जैसे जॉर्ज यूले कहां पर बने थे, ये 1888 का जो इलाहाबाद का यहाँ पर सेशन हुआ था वहां पर आपको ये प्रेसिडेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बात तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर अब हम बाकी लोगों के बारे में बात करेंगे, बाकी लोग जो थे उनमें से कौन कहां पर बना था, तो जैसे इसमें अगर आप पहले देखेंगे तो एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो थी ये कौन सी कंट्री की थी, ये थी आपकी आयरलैंड की। और आयरलैंड की जो कैपिटल आपको देखने को मिलेगी वो क्या है, वो है डबलिन। नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में अगर आप बात करोगे तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेलफास्ट, ठीक है। तो ये जो एनी बेसेंट थी ये 1917 में, ठीक है, जो कैलकाटा का यहाँ पर सेशन हुआ था उसमें ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले वाले के बारे में बात करेंगे, सरोजिनी नायडू जी जो हैं ये 1925 में जो यहाँ पर कानपुर का सेशन हुआ था वहां पर ये आपको प्रेसिडेंट बनती हुई दिखाई दी। तो ये डेट वगैरह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑन हुज नेम इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर सर्विस टू द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा गिवन, ठीक है। जो यहाँ पर अभी आपको बताया जा रहा है कि जो अभी लेटेस्ट मतलब जो अभी ये सिनेमा के फील्ड में जो यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, ये कौन से नंबर का अवार्ड है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये जो अवार्ड यहाँ पर है उसका नाम क्या है, ठीक है। ऑन हुज नेम इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर सर्विसेज टू द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा गिवन। तो मीना कुमारी, राज कपूर, दादा साहब फाल्के या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार इसके ऊपर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो अवार्ड यहाँ पर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो पहला अवार्ड दिया गया था वो कब दिया गया था, वो दिया गया था 1969 में, ठीक है। तो जो पहला अवार्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था देविका रानी को, ठीक है, ये दिया गया था देविका रानी को। अच्छा, इसमें जो अवार्ड वगैरह में यहाँ पर जो पैसे वगैरह दिए जाते हैं उनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 10 लाख का अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। 10 लाख रुपए जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो भी अवार्ड वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, तो अगर हम इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो लेटेस्ट वाला अवार्ड यहाँ पर दिया गया था 2018 के लिए, 2019 में दिया गया था, ये अभी आपको दिया गया अमिताभ बच्चन को, ठीक है। अमिताभ बच्चन जो हैं उनको यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, अभी लेटेस्ट वाला ये अवार्ड है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है कि देविका रानी जी जो है ना, तो आप इनके बारे में अगर आप ध्यान रखोगे तो इनका जो नंबर था ना, पहले भी ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन फिर जब इंडिया में ये अवार्ड दिया गया तो पहले इंडियन जिनको ये अवार्ड दिया गया था वो देविका रानी थी। लेकिन ये टोटल अगर आप बात करेंगे ना तो ये 17 यहाँ पर ये सेरेमनी थी।
तो टोटल अवार्ड तो कितने दिए गए हैं आज तक, केवल 50 अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को जो अवार्ड यहाँ पर मिला है ये 50th यहाँ पर रेसिपिएंट है इसके। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेरेमनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो टोटल सेरेमनी यहाँ पर हुई है वो कितनी हुई है, वो हुई है आपकी 66। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 66 सेरेमनी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है ये नंबर वाइज भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जसपाल राणा इज द नेम एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जो जसपाल राणा यहाँ पर है ये कौन से गेम से यहाँ पर एसोसिएटेड है, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी हो गया, बॉक्सिंग या फिर शूटिंग। आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो जसपाल राणा जो है आजकल तो ये कोच बन गए हैं, पहले शूटिंग वगैरह भी करते थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो गए। अच्छा, आर्चरी के यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं, उनके नाम आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। जैसे पहला नाम आप यहाँ पर कर लीजिए दीपिका कुमारी। ठीक है, दीपिका कुमारी जो है वो एक बहुत ही अच्छी आर्चर है, ठीक है, भारत की। और उसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे तो ये है एक अतानु दास। अतानु दास का नाम भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक प्लेयर है जिसको हम बोलते हैं तरुणदीप राय। ठीक है, तरुणदीप राय, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिसको बोलते हैं बोम्बल्या देवी। बोम्बल्या देवी, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्चर है। अच्छा, वेट लिफ्टिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक प्लेयर है जिनका नाम याद रखिएगा। बेसिकली मैं यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये किसको किसको दिया गया था, ये दिया गया था विराट कोहली को। ठीक है, और एक हमारी वेट लिफ्टर है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू, इनको यहाँ पर ये दिया गया था। और ये किससे एसोसिएटेड है, ये वेट लिफ्टिंग से यहाँ पर एसोसिएटेड है। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत बार मेडल वगैरह भी जीते हैं इन्होंने, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द बर्थडे ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन है जिनका बर्थडे हम एक टीचर्स डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट यहाँ पर होगा आंसर वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनके 2 प्रेसिडेंट टर्म थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, केवल 2 ही लोगों के हैं, एक तो इनके हैं और दूसरा जो है वो आपको हामिद अंसारी जी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और ये भी मान लीजिएगा कि ये केवल इकलौते राष्ट्रपति हैं जिनके 2 टेन्योर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम अगली बात यहाँ पर करेंगे तो जैसे लाला लाजपत राय जी के बारे में दिया हुआ है, तो लाला लाजपत राय जी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पंजाब केसरी। ठीक है, ये हो गए आपके पंजाब केसरी। साइमन कमीशन कब बनाया गया था, साइमन कमीशन जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1927 में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा। और साइमन कमीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे कि ये इंडिया कब आया था, तो ये इंडिया आया था 1928 में। ठीक है, ऊपर वाला जो है ये 1927 है और नीचे वाला जो है जब वो इंडिया आया था तो वो ईयर था आपका 1928। ठीक है, नेशनल टीचर्स डे जो है ये हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और इंटरनेशनल टीचर्स डे के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल टीचर्स डे के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंटरनेशनल टीचर्स डे जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ये किया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हमारे देश में क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्या थे, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ये चीजें आपसे डायरेक्टली जो है ये आपसे पूछी जा सकती हैं। और उसके बाद ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, पंजाब केसरी जी के बारे में बात कर रहा था, इनकी एक बुक भी है लाला लाजपत राय जी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया जो किताब लिखी है ये भी लाला लाजपत राय जी ने यहाँ पर लिखी है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच आर्टिस्ट डेकोरेटेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसकी जो हैंड रिटन यहाँ पर कॉपी है, ठीक है,
उसको यहाँ पर किसने डेकोरेट किया था? राजा रवि वर्मा, मिहिर सेन, नंदलाल बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनने में जो टोटल टाइम यहाँ पर लगा था, ये लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि सर इसमें कुछ भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका 3 साल में 13 दिन कम। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, 3 साल में 13 दिन कम, इतने दिन हमको यहाँ पर लगे थे। उसके बाद अगर हम आज के टाइम पीरियड पर हमारे संविधान के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको टोटल 25 पार्ट्स, ठीक है, 12 शेड्यूल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं और करीब आप ये कह सकते हैं कि 425 प्लस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट यहाँ पर बनाया गया था, इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे? इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग जो चेयरमैन थे, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी आपको देखने को मिले। तो ये जो हैंड रिटन कॉपी थी भारत के संविधान की, इसको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु मेड 30 मिनट सॉर्टी इन द सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि सुखोई 30, अच्छा सुखोई 30 जो है ये हमने कौन सी कंट्री से परचेज किया है? ये हमने किया रशिया से। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इसमें भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने 30 मिनट की शॉर्टी मतलब की उड़ान, ठीक है, तो ये यहाँ पर करी है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, के.आर. नारायणन या फिर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इनमें से जितने लोग हैं ये सब भारत के पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर रह चुके हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे जिन्होंने ये काम यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, मैंने कमांड्स वगैरह के ऊपर आपको मिलिट्री एक्सरसाइज वाला जो हमारा एक लेसन यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें मैंने 2019 और 20 की सभी मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर कवर करी हुई हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, तो आपको कमांड वगैरह की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अच्छी तरीके से मिल जाएगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली बात करते हैं। सलीम अली वॉज एन एमिनेंट, जो सलीम अली थे वो क्या थे? उर्दू पोइट थे, ओरिएंटोलॉजिस्ट थे, गजल सिंगर थे या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आप सभी लोगों ने एक बर्ड सेंचुरी के बारे में सुना होगा, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, आपसे लोकेशन भी यहाँ पर पूछी जा सकती है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपको गोवा में लोकेटेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, गोवा की जो भाषा है इसको हम क्या कहते हैं? कोंकणी भाषा यहाँ पर बोली जाती है और पणजी जो है वो यहाँ की आपकी कैपिटल है और प्रमोद सावंत जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है? ये गोवा में है और सलीम अली जो थे वो एक एमिनेंट ओरिएंटोलॉजिस्ट थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, बर्ड्स की जो स्टडी यहाँ पर करते हैं उनको हम यहाँ पर ओरिएंटोलॉजिस्ट कहते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। ठीक है, इनमें से कौन है जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक यहाँ पर कहा था? महात्मा गांधी जी ने, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, सो इनका जो राइट आंसर है ये है हमारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर कहा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनको नोबेल प्राइज भी यहाँ पर मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो दिया गया था 1913 में। इनकी एक किताब थी, लिटरेचर का दिया गया था और ये किताब कौन सी थी? ये थी आपकी गीतांजलि। ठीक है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि जो टैगोर जी हैं, ठीक है, टैगोर जी ने यहां पर क्या कहा था कि गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, ये हो गए आपके गांधी जी। तो गांधी जी को टैगोर जी ने क्या कहा था? इन्होंने यहां पर महात्मा कहा था। और गांधी जी को टैगोर जी ने यहां पर क्या कहा था? ये यहां पर कहा था गुरुदेव। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद
भारत के कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग साल में जो है वो नोबेल प्राइज जीते हैं। जैसे सीवी रमन जी के बारे में बात करेंगे तो 1930 इन्होंने जो रमन इफेक्ट यहाँ पर किया था वो कब किया था, वो 28 फरवरी को किया था। ठीक है, इफेक्ट जो रमन इफेक्ट था वो यहाँ पर उसकी खोज, और इसको हम यहाँ पर किसके रूप में बनाते हैं, नेशनल साइंस डे के रूप में इस डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि रमन इफेक्ट जो है उसकी खोज आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो रमन इफेक्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका स्कैटरिंग के ऊपर यहाँ पर बेस्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्कैटरिंग के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद मदर टेरेसा जो है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया था, और मदर टेरेसा का जो नोबेल प्राइज ईयर था ये था आपका 1979। उसके बाद अमर्त्य सेन, ठीक है, जिनको यहाँ पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर ये नोबेल प्राइज दिया गया था, ये था आपका 1988। और उसके बाद फिर कैलाश सत्यार्थी, इनको जो दिया गया था ये दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कर्नल गद्दाफी इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो कर्नल गद्दाफी हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मतलब कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, लीबिया से है, बहरीन से है, यमन से है, या फिर ट्यूनीशिया से है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो कैपिटल आप देख लीजिए। लीबिया की कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो ये है त्रिपोली। ठीक है, बहरीन की कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा मनामा। और उसके बाद यमन की कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो यमन की जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको साना यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यमन की कैपिटल हो गई आपकी साना, और ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है ये आपको मिल गई ट्यूनिस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बहुत सब जगह पर जो अफ्रीका वगैरह में कंट्रीज थी वहां पर क्या हो रहा था, डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा चल रही थी, और इसी वजह से फिर ये अरब स्प्रिंग 2010-11 में आपको देखने को मिली। कहां से स्टार्ट हुई थी, ये ट्यूनीशिया से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी कि भाई डेमोक्रेसी यहाँ पर होनी चाहिए, और उसी सीरीज में कर्नल गद्दाफी को यहाँ पर मारा गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लीबिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए पहली जो अर्थ समिट हुई थी वो 1992 में हुई थी, उसका वेन्यू यहाँ पर क्या था, तो ब्यूनस आयर्स में यहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरो, फिर डर एस सलाम, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या है। तो पहली अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में, इसको हम रियो समिट भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि रियो में यहाँ पर ये हुआ था। और रियो जो है ये ब्राजील की एक सिटी है। ब्राजील की कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो वो आपको ब्राजीलिया यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और ब्राजील में क्या है कि भाई एक तरीके के फॉरेस्ट भी है जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट जो है ये आपको ब्राजील में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कॉन्टिनेंट है ये कौन सा है, ये आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि रियो में ही ना 31st जो है समर ओलंपिक गेम्स भी हुए थे 2016 में, समर ओलंपिक गेम्स 2016 में। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन जिनेवा। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल, ये है वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये हो गया आपका हेल्थ वाला। ठीक है, उसके बाद WTO में ये वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये टूरिज्म बोलो आप, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये आपको मैड्रिड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर आपको रोम में देखने को मिलेगा, ये जिनेवा में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? आई होप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी, और सब कुछ जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच कंट्री हैज बीन एडमिटेड इन जुलाई 2023 एज द 28th मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, इसमें जो 28 मेंबर थे, अभी तो देखिए क्या हो गया कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया है। तो अभी जो करंट यहाँ पर पोजीशन है ये आपको क्या देखने को मिलेगी, ये आपको 27 यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये 28 हुए थे तो उस टाइम पीरियड पर जो
2013 में 28 मेंबर यूरोपियन यूनियन में जुड़ा था, लेटेस्ट मेंबर वो कौन था? बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस या फिर रोमानिया? तो बुल्गारिया की कैपिटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह है आपको सोफिया, ठीक है। क्रोएशिया की कैपिटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह है ज़ग्रेब। साइप्रस की कैपिटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा निकोशिया, और रोमानिया की जो कैपिटल है ये आपको बुचारेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज ये भी ध्यान रखना है, सोफिया से एक पर्सन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर हार गए थे फाइनल में, वो है कंट्री क्रोएशिया। और उसके बाद यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। ये किसकी चीफ है? ये आपको आईएमएफ की चीफ यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पर कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन में यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखेंगे तो ये बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रसेल्स में यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो यूरोपियन बैंक है, यूरोपियन यूनियन का जो सेंट्रल बैंक है, इसकी जो हेड है उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टीना लिगार्डे, ठीक है। क्रिस्टिन लिगार्डे जो है ये यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है उसकी चीफ आपको देखने को मिलेंगी, और ये आपको फ्रांस से देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आईएमएफ वगैरह का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, यहाँ पर आपको स्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा। और मैंने आपको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया हुआ है, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे इसका स्टेब्लिशमेंट आपको 1944-45 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर यहां पर हो गया वो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट। जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो कहां पर है? जिनेवा में है, हेग में है, रोम में है या फिर वियना में है? तो जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये आपको हेग में देखने को मिलेगा, और हेग जो जगह है ये कहां पर है? ये आपको नीदरलैंड में देखने को मिल रही है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईसीजी जो होता है इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है आपकी एम्स्टर्डम, ये हो गई आपकी एम्स्टर्डम, इसकी कैपिटल हो गई। अच्छा, इसमें अगर हम टोटल जजेस के बारे में बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो टोटल जजेस कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 15, और इनका टेन्योर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इनका टेन्योर होता है 9। और इंडिया की तरफ से जो अभी यहाँ पर मेंबर आपको देखने को मिलेंगे ये कौन है? ये आपको मिलेंगे दलवीर भंडारी, ठीक है। तो इनका एक टेन्योर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, ये इनका सेकंड टेन्योर है 9 साल वाला जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गए आपके दलवीर भंडारी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। इन विच ईयर ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो यहाँ पर ये ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन था, ठीक है, ये कब अडॉप्ट किया गया? 1945 में, 46 में, 47, 48। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यूनाइटेड नेशन जो है ये मेक श्योर करेगा कि सभी के जो यहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, वो सुरक्षित यहाँ पर रहे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो ये ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1948 में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है जिसको हम बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। ये हो गया आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है वो ये देखता है कि भाई भारत में कोई लोग जो हैं उनके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहाँ पर ना हो, ठीक है, उनके अधिकार जो हैं वो उनके मिलने चाहिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था, और इसके जो चेयरमैन हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस बन सकते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेंगे अभी एचएल दत्तू, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ठीक है, कहां पर है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? लुधियाना, करनाल, पटनागर या फिर हैदराबाद। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपको करनाल में देखने को मिलेगा,
ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एफकेट में, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको देहरादून में। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हेडक्वार्टर जो है ब्रिक्स बैंक का वो कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, इंडिया में है, चाइना में है, रशिया में है, या फिर आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, रशिया या फिर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स बैंक को ही ना हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी यहाँ पर कहते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, ये आपको शंघाई में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चाइना जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसमें कौन कौन सी कंट्री है? एक तो आपको ब्राजील देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर आपका ये रशिया हो गया, ठीक है, फिर ये आपका इंडिया हो गया, फिर ये आपका चाइना हो गया, ठीक है, फिर जो है वो आपका ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्राजील की जो करेंसी है वो क्या है, वो है रियाल, फिर ये हो गया आपका रूबल, इंडिया की जो है वो आपको रुपी देखने को मिलेगी, चाइना की जो है इनकी करेंसी को हम रेमनिम्बी भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो आपको रैंड भी कहलाती है। तो इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज को हम R5 कंट्रीज भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और संघाई के बाद एक और शहर है यहाँ पर बीजिंग। ठीक है, कई बार मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वो किसका है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB जो है उसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि पहली जो ब्रिक्स की समिट यहां पर हुई थी आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका, वो कहां पर हुई थी? ठीक है, जिसमें साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, पहले क्या था? पहले जो थी वो ब्रिक था, और उसके बाद फिर ये क्या बन गया, ये आपको ब्रिक्स बनता हुआ यहां पर दिखाई दिया। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब इनको यहां पर इंक्लूड किया गया था उसके बाद जो है ना, वो कहां पर जो है इनकी पहली समिट यहां पर हुई थी? ब्राजीलिया में, सनाया में, यकत्रिनबर्ग या फिर डरबन। ठीक है, तो ये जो मीटिंग यहां पर हुई थी ये हुई थी आपको, ठीक है, सनाया में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और ये आपको चाइना में यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में मैं और आपको बता देता हूं। जैसे ब्राजील है, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है जायर बोल्सोनारो, व्लादिमीर पुतिन रशिया के हो गए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, जी जिनपिंग जो है चाइना के, और सिरिल रामाफोसा जो है प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका को देखने को मिलेंगे। 2019 की जो समिट हुई थी ये हुई थी आपकी ब्राजील में। ठीक है, 2020 की जो समिट यहाँ पर हुई थी वो हुई थी आपकी रशिया में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2021 की जो समिट होगी वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो नया रीजनल बैंक वगैरह बनना था NDB का, ठीक है, 2020 में हमने ये भी सोचा था। और 2019 का जो यहाँ पर थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक है, ब्रिक जो था ये 2006 में आपको देखने को मिलेगा। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगी। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था। और ये जो टर्म यहाँ पर है ब्रिक, इसको क्वाइन किसने किया था? जिम ओनील ने इसको क्वाइन किया था। और इनकी जो पहली समिट हुई थी वो 2009 में रशिया में देखने को मिलेगी, और 2010 में यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। उसके बाद 2011 में इनकी मीटिंग सनाया चाइना में हुई। इंडिया ने इसको 2 बार होस्ट किया है, 2012 और 2016 में, 4th वाली और 8th वाली। NDB और जो कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, मतलब कि मुश्किल के टाइम पीरियड पर जो लोगों को लोन वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा, तो ये 6th मीटिंग में यहाँ पर ब्राजील 2014 में इसको डिसाइड किया गया था कि हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो याद रखिएगा NDB जो है वो 2014 की मीटिंग में यहाँ पर डिसीजन निकलकर सामने आया था। अच्छा, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं यहाँ पर वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ का 50% यहीं पर है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 42% यहीं पर रहती है, और 23% जो है वो ग्लोबल GDP का वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 15% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो भी यहीं से देखने को मिलता है। चीफ गेस्ट जो थे रिपब्लिक डे 2020 के वो जायर बोल्सोनारो थे, जो कि ब्राजील के आपको देखने को मिलेंगे। अगर वोटिंग पावर के बारे में बात करें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है, बाकी तीनों कंट्रीज के पास समान है। साउथ अफ्रीका क्योंकि वहां पर फंड कम दिए उसने, इसलिए उसकी जो वोटिंग पावर है वो आपको सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये चीज भी आपको बस अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप इनको रिवाइज करिएगा रेगुलर बेसिस पे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।